Good morning, dear students. This is the remaining part of Lesson 2 Nelson Mandela. In life, every man has twin obligations obligation to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. जीवन में हर व्यक्ति को, हर आदमी को दो जिम्मेदारियां होती हैं, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारियां होती है, फिर अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति दूसरी जिम्मेदारियां होती है। एक सभ्य या इंसानी, एक नागरिक में और मानवीय समाज में हर व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति और सक्षमताओं के अनुसार, सक्षमता के अनुसार, समर्थता के अनुसार उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की समर्थता होती है। हर व्यक्ति अपनी समर्थता, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में मेरे पैदाइशी और मेरे रंग के लोग मेरे पैदाइशी और मेरे रंग के लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए उन दोनों तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में और श्वेत व्यक्ति जिसने एक मानव के रूप में जीने का प्रयास किया, चेष्टा की, कोशिश की, उसे दंडित किया गया और अलग थलग कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति कर्तव्य पूरा करने की चेष्टा की, कोशिश की, तो उसे अपने परिवार से, अपने घर से
अलग कर दिया गया और विद्रोह और रहस्य की धीमी रोशनी वाले अस्तित्व में एक अलग थलग जीवन जीने के लिए विवश कर दिया गया। तो मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को शुरुआत में मैंने नहीं चुना था, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने से मुझे रोका जा रहा है। मुझे रोका जाता है। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way, but I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. आज़ाद होने की भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था। मैं तो आज़ाद ही मेरा जन्म हुआ था। हर तरह से मैं आज़ाद था, जिस आज़ादी को मैं जानता था। यानी मनुष्य का जन्म स्वतंत्र है, आज़ाद है। उसका जीवन परतंत्र हो जाता है। तो इस ख्याल से जन्म स्वतंत्र जन्म होने की वजह से मंडेला का कथन है कि आज़ाद होने की भूख के साथ मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरा जन्म तो स्वतंत्र जन्म हुआ था, हर तरह से स्वतंत्र, जिस स्वतंत्रता को मैं जानता था। माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने की आज़ादी मुझे थी। साफ साफ बहते झरने, नदी, तालाब के पास तालाब में तैरने की आज़ादी थी। जो नदी मेरे गांव से होकर गुजरती थी, और तारों के नीचे भोजन को भूनने की भी मुझे आज़ादी थी। और धीमी गति से चलने वाले सांड की चौड़ी पीठ पर चढ़ने की भी आज़ादी थी। सांड पर बैठकर चलने की भी आज़ादी थी। जब तक मैंने पिता की आज्ञा मानी, अपने कबीले के रीति रिवाजों को माना, तब तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, कानून, या ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानून या रीति रिवाज से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted a freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep,
of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तभी मैं यह जानने लगा कि एक बालक के रूप में बचपन की आज़ादी भ्रामक थी, भ्रम था। तब भी मुझे पता चला एक युवा आदमी के रूप में कि मेरी आज़ादी की कटौती तो पहले से ही, मेरी आज़ादी तो पहले से ही छीन ली गई है, और इस आज़ादी के लिए मेरी भूख शुरू होने लगी, मेरी भूख शुरू होने लगी, तीव्र होने लगी, मेरी भूख बढ़ने लगी। पहले एक विद्यार्थी के रूप में खुद के लिए मैं आज़ादी चाहता था, अस्थायी आज़ादी, यानी रात्रि को कहीं भी ठहरने की आज़ादी, और जो मैं पढ़ना चाहता था उसी को पढ़ने की आज़ादी, और चुनिंदे स्थान पर, जिस स्थान को मैं पसंद करता था, चुनता था, उस स्थान पर जाने की आज़ादी, ये सब आज़ादी मैं चाहता था। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा आदमी के रूप में मैं अपने जीविकोपार्जन करने की क्षमता प्राप्त करने, शादी करने की क्षमता प्राप्त करने और अपने परिवार को रखने की क्षमता प्राप्त करने की मूलभूत और सम्मानजनक आज़ादी मैं चाहता था। वो आज़ादी जो मेरे लॉफुल जीवन में, मर्यादित जीवन में, कानूनन जीवन में बाधा न पहुंचाए, वो आज़ादी मैं चाहता था। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all my people were the chains on me. लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि न केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई, मेरी बहनें भी स्वतंत्र नहीं थी। दोनों, मेरे भाई और बहन दोनों स्वतंत्र नहीं थे, आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी आज़ादी की कटौती नहीं की गई, बल्कि हर व्यक्ति की आज़ादी, हर व्यक्ति जो मेरी तरह दिखते थे,
तो उस हर व्यक्ति की आज़ादी की भी कटौती कर ली गई है। तभी मैंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में मैंने पार्टी ज्वाइन किया, पार्टी में शामिल हुआ और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख, मेरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। मेरे लोगों की आज़ादी की भूख में परिणत हो गई और आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अपने जीवन को जीने हेतु या जीने के लिए अपने लोगों की आज़ादी की इसी अभिलाषा ने मेरे जीवन को बदल दिया। आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अपने जीवन जीने के लिए अपने लोगों की आज़ादी की इसी अभिलाषा ने मेरे जीवन को बदल दिया। इसी अभिलाषा ने एक डरपोक युवा व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति के रूप में परिणत कर दिया और इसी अभिलाषा ने कानून मानने वाले प्रतिनिधि से एक मुजरिम बनने के लिए प्रेरित किया, बाध्य किया और इसी अभिलाषा ने एक परिवार को प्रेम करने वाला पति से एक ऐसे बेघर व्यक्ति के रूप में बदल दिया, बेघर व्यक्ति के रूप में परिणत कर दिया इसी अभिलाषा ने। और इसी अभिलाषा ने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति से एक साधु की तरह जीने के लिए विवश कर दिया। इसी अभिलाषा ने एक साधु की तरह जीने के लिए जीवन प्रेमी व्यक्ति को विवश कर दिया। मैं दूसरे व्यक्ति के बजाय दूसरे व्यक्ति से मैं कोई ज़्यादा आत्मत्यागी या ज़्यादा गुणवान नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि बची खुची थोड़ी और सीमित आज़ादी जिसकी मुझे अनुमति दी गई है, जो मुझे दी गई है, उस आज़ादी को या उस थोड़ी सी आज़ादी और सीमित आज़ादी को भी मैं अच्छी तरह से भोग नहीं सकता था। आज़ादी अविभाज्य है, स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे किसी एक लोग के ऊपर की बेड़ियाँ उन सारे लोगों के ऊपर की बेड़ियाँ के बराबर हैं और मेरे सभी लोगों के ऊपर की बेड़ियाँ मेरे ऊपर की बेड़ियों के बराबर है। ऐसा मैंने पाया। तो मैं जानता था, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. If I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor
alike are robbed of their humanity. मैं जानता था कि दबाने वाला, अत्याचार करने वाला निश्चित रूप से दबाने वाले को उतना ही आज़ाद होना चाहिए, लिबरेटेड होना चाहिए, जितना एक दबने वाले व्यक्ति को। तो दबाने वाले व्यक्ति को अवश्य ही उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, जितना कि दबने वाले को। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है तो वो नफ़रत का कैदी है। वह संकीर्ण विचारों और अवांछित घृणा के सलाखों के पीछे बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। मैं सचमुच आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन रहा हूँ। ठीक उसी तरह मैं भी आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। तो दबे हुए और दबाने वाले दोनों की मानवता समान रूप से लुट गई होती है। हाँ, दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन 2। और आपने देखा प्यारे बच्चों कि फ्रीडम का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, कितना महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें लाइफ के डार्क एस्पेक्ट से, जीवन के बुरे पहलुओं से अपने जीवन को फ्री रखना चाहिए। हमारा जीवन के नकारात्मक पहलू से जितना फ्री होगा उतना ही हमारा जीवन पुष्प की तरह, फूल की तरह पुष्पित होगा, खिलेगा। हम जितना ही अपने समाज की कुरीतियों से, गलत आदतों से, गलत आचरण से, दुश्चरित्रता से, दुर्भावना से, कुविचारों से, गलत विचारों से हम जितना ही ग्रसित होंगे उतना ही हम इन सारे नकारात्मक पहलुओं के हम गुलाम होंगे और हम उतने फ्री नहीं होंगे। तो जीवन के ये नकारात्मक पहलू, समाज की कुरीतियाँ, जीवन की बुरी आदतें, कुविचार, लोभ, घृणा, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जीवन के नकारात्मक पहलू हैं। इन नकारात्मक पहलुओं से हमारा जीवन जितना स्वतंत्र होगा उतना ही हमें अपने जीवन को पुष्प की तरह खिलाने में, जीवन को आगे बढ़ाने में हमें सहूलियत होगी। तो नेल्सन मंडेला ने तो अपने जीवन में यही महसूस किया कि विद्यार्थियों को पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, तो हमारे जीवन की शिक्षा दीक्षा में जो बाधक तत्व हैं, एंटी एलिमेंट्स हैं, उन एंटी एलिमेंट्स से अपने जीवन को, विद्यार्थी जीवन को फ्री रखना चाहिए ताकि हमारा विद्यार्थी जीवन प्रगतिशील हो सके। थैंक्स। Now I try to satisfy all of you by answering the oral comprehension check question. What twin obligations does Mandela mention? दो जिम्मेदारियां
कौन सी दो जिम्मेदारियों की चर्चा मंडेला करते हैं? The twin obligations are obligation towards family, parents, wife and children. Obligation towards people, community and country. Next question. What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? As a boy, Mandela felt freedom to run in the fields near his mother's hut, freedom to swim in the clear stream that flowed across near his village, freedom to roast mealies in the under the stars, and freedom to ride on the broad back of a slow-moving bull. As a student, he felt that freedom is what he got for himself to roam around at night, to read books of his own choice, and to go to the place of his choice. According to Mandela, transitory freedom is what lasts for a small duration. For him, transitory freedom was of being able to stay out at night, read what he pleased, etc. Mandela, as a young man, realized the basic and honorable freedom for achieving his potential, for earning his keep, for marrying and having a family. Does Mandela think the oppressor is free? Why? Why not? According to Mandela, the oppressor is not free because the man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. He is just like the oppressed. Both have been robbed of their humanity. These are the question of thinking about the textual questions. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? A large number of international leaders attended the inauguration because they had come to witness the formation of the first ever democratic non-racial government in South Africa after almost 3 centuries of white-skinned rule. It signified the triumph of victory of humanity and democracy. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? Mandela said that he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, because the day of independence had come through the imaginable sacrifice of thousands of his people, whose suffering and courage could not be counted or repaid.
Today, they were not there to see what they had done and what they had achieved. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? Yes. There is no doubt that the depths of oppression create the heights of character. From decades of oppression emerged men like Yusuf Dadus, Bram Fischer, Robert Sobukwe was the great freedom fighters of South Africa, had extraordinary courage, wisdom and generosity, and because of those traits, these people were able to bear the depths of oppression of the rulers. A strong character produces a strong men who are strongly mentally. महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, Bhagat Singh, etc. were such people who bear strong character. They were able to bear the depths of oppression. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? For Mandela, as a boy, freedom meant to run freely in the nearby fields, to ride on the broad backs of the slow-moving bulls, to swim in the clear stream that ran through his village, or to see stars at night. As he grew young, freedom meant only to be free for himself, roam around freely at night, to read the books he liked and to go to the place of his choice. As a young man, he wanted freedom of achieving his potential, of earning his keep, of marrying and having a family. But slowly, with age and experience, he realized that not only was he not free, but his people were not free. He found that their chains on any one of his people were chains on him. Thus, his scope and concept of freedom widened. How did Mandela's hunger for freedom change his life? Mandela's hunger for his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. The desire for the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect animated his life. It transformed a frightened young man into a bold one. It drove a law-abiding attorney to become a criminal. It turned a family-loving husband into a man without a home. It drove a life-loving man to live like a monk. Mandela was no more virtuous or self-sacrificing, but he could not even enjoy the poor and limited freedom he was allowed. When he knew that his people were not free, he felt the chains on his people on himself. This is the end of answer of this question. Thanks.